नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका अपना दोस्त संजीव सिंह। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं कृतार्थ एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, डेली हमारी यहाँ क्लास होती है डेली प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चंस की, एसएससी में आए हुए पिछले प्रीवियस ईयर्स की। तो चलिए, आज हमारी ये तीसरी क्लास है, इसकी शुरुआत करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, एयर एंटर्स द बॉडी ऑफ कॉकरोच थ्रू डैश। कॉकरोच के शरीर में हवा कहाँ से एंटर करती है। ऑप्शन ए लंग्स फेफड़े, ऑप्शन बी है गिल्स गलफड़े, ऑप्शन सी है स्पेरिकल्स, ऑप्शन डी है स्किन त्वचा। देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है स्पेरिकल्स। स्पेरिकल्स एक प्रकार की ट्यूब नुमा, इस प्रकार से ट्यूब नुमा ट्यूब नुमा शरीर का भाग होता है कॉकरोच का, जो जहां से वो सांस लेता है। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 62, क्वेश्चन नंबर 62। देखिए क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी द ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। निम्न में से शरीर के सभी भागों से हृदय तक कौन सा भाग ब्लड को कैरी करता है, खून को पहुंचाता है। शरीर के सभी भागों से लेकर हृदय तक खून को कौन सा भाग पहुंचाता है। ऑप्शन ए है आर्टिकल धमनियां, ऑप्शन बी है वेन्स शिराएं या नस बोल सकते हैं या नाड़ी बोल सकते हैं, ऑप्शन सी है व्हाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन डी है प्लेटलेट्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है वेन्स। देखिए, अक्सर हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, आर्टिकल्स क्या होती है और वेन्स क्या होती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर बता देता हूं, आप कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। आपने कभी ग्लूकोज चढ़ता हुआ देखा होगा, डॉक्टर ने आपको कभी लगाया हो या आपके किसी आपने कभी न किसी को तो जरूर देखा होगा, या आपके हाथ में कभी ग्लूकोज की इंजेक्शन लगाता है और इंजेक्शन नीडल लगाता है और सुई लगाता है आपके हाथ में। जहां वो सुई लगाता है वो हमारी नस होती है, नस में लगाता है। उसी नस के जरिए सारे शरीर का ब्लड जो है, हमारे खून हमारे दिल तक पहुंचता है उसी नस के जरिए। बस उसी को हम वेन कहते हैं, उस नस को हम वेन कहते हैं। और जो हमें साफ साफ स्पष्ट हमारे शरीर के ऊपरी भाग पर दिखाई दे जाती हैं, और जो हमें नहीं दिखाई देती, जो कि अंदर होती हैं, वो हमारी आर्टिकल्स कहलाती हैं, धमनियां कहलाती हैं ये। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वेन्स। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 63, क्वेश्चन नंबर 63। देखिए क्या पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द साइज ऑफ पीपल इन ह्यूमन आई। मनुष्य की आंख में पुतली के साइज का नियंत्रण कौन करता है, पुतली के आकार का नियंत्रण कौन करता है। ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी है आइरिस, ऑप्शन सी है एक्विस ह्यूमर, ऑप्शन डी है रेटिना। इस प्रश्न का सही उत्तर है आइरिस। देखिए, आइरिस एक ऐसा भाग होता है जो कि हमारे पुतली के साइज को कंट्रोल करता है। रोशनी ज्यादा होने पर उसको कम कर देता है। हमारे जो प्यूपिल है ये सिकुड़ जाती है, और रोशनी कम होने पर ये फैल जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है आइरिस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 64 नंबर प्रश्न, 64 नंबर ऑफ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज जनरली कॉज्ड बाय वायरस। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के जरिए होता है, विषाणु द्वारा फैलाया जाने वाला रोग कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है डेंगू फीवर, ऑप्शन बी है टाइफॉइड, ऑप्शन सी है कोलेरा, ऑप्शन डी है ट्यूबरक्लोसिस। एक बार प्रश्न को दोबारा रिपीट कर देते हैं। निम्न में से विषाणु द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी कौन सी है। ऑप्शन ए है डेंगू फीवर, डेंगू बुखार, ऑप्शन बी है तपेदिक, ऑप्शन सी है हैजा, ऑप्शन डी है टीबी। आप सभी का इस सवाल का सही उत्तर होगा डेंगू फीवर। डेंगू फीवर जो है एक प्रकार का विषाणु के द्वारा फैलाया जाने वाला, वायरस के द्वारा फैलने वाला बुखार है, जो कि वायरस से फैलता है। बाकी के तीन ऑप्शन, तपेदिक, हैजा और टीबी, ये तीनों के तीनों बैक्टीरिया के द्वारा फैलाए जाते हैं। ये जीवाणु, बैक्टीरिया को हम हिंदी में कहते हैं जीवाणु। ये जीवाणु के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। ओके, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
प्रश्न संख्या 65, क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्या कहता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय स्मोक। निम्न में से कौन सा रोग धुएं के कारण नहीं होता। ऑप्शन ए है रिकेट्स, ऑप्शन बी है थ्रोट कैंसर, गले का कैंसर, ऑप्शन सी है स्किन कैंसर, त्वचा का कैंसर, ऑप्शन डी है ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में समस्या। इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा रिकेट्स। देखिए रिकेट्स एक तरह की हड्डियों से संबंधित बीमारी है जिसमें हमारी हड्डियां मुलायम हो जाती हैं बचपन में ही। अगर विटामिन डी, यह रोग विटामिन डी की कमी से होता है। ये प्रश्न आपसे कभी पूछा जा सकता है। एसएससी इसी प्रकार से रिलेट कर कर ही आपसे प्रश्न पूछेगा हमेशा कि रिकेट्स रोग किस विटामिन के कारण होता है, किस विटामिन की कमी के कारण होता है। यह होता है विटामिन डी की कमी से। इसका मुख्य स्रोत क्या है? सनलाइट, धूप, सूर्य की रोशनी इसका मुख्य स्रोत है। और बाकी के जो 3 ऑप्शन है ये आपके धुएं से होने वाले रोग हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 66, क्वेश्चन नंबर 66। देखिए क्या पूछा है इसने। प्रश्न संख्या 66 में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस बाय वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में दूसरे स्थान पर वॉल्यूम, आयतन के हिसाब से कौन सी मात्रा अधिक पाई जाती है। दोबारा रिपीट करता हूं इस सवाल को। हमारे वायुमंडल में दूसरे स्थान पर आयतन के हिसाब से कौन सी गैस की मात्रा अधिक पाई जाती है। आपके ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है ओजोन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑक्सीजन। उसने दूसरी ऐसी गैस पूछी है जो सर्वाधिक परसेंटेज में, प्रतिशत में पाई जाती है। यह 21% है हमारे वायुमंडल में। और जबकि पहले नंबर पे जो होती है हमारी नाइट्रोजन होती है जो कि 78%। ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। ये 78% है। और इस बार एसएससी ने इसमें 2017 में क्वेश्चन सेकंड पूछ लिया है। बाकी जनरल क्वेश्चन है ये एक प्रकार का। कभी लास्ट टाइम में एसएससी ने पूछा होगा कि बताइए सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम में कौन सी गैस पाई जाती है। उसका उत्तर है 78% नाइट्रोजन। जबकि ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर पाई जाती है जो कि 21% है। आप इसको लेकर कंफ्यूज ना होइएगा, जो कि मैंने कल एक प्रश्न कराया था जो कि रिलेटेड था ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस से। उसमें सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस जो होती कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसका उत्सर्जन सर्वाधिक होता है 65 से लेकर 78% तक। ये वाली गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 65 से लेकर 78% तक पाई जाती है। ग्रीन हाउस GH इफेक्ट गैस, ये ग्रीन हाउस गैस है एक प्रकार की जो कि सर्वाधिक पाई जाती है। चलिए हम अपने आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। इससे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67, क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्या पूछा है इसने हमसे। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछता है विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन, मनुष्य के संदर्भ में वाई इज कार्बन मोनोऑक्साइड इज पोल्यूटेंट। मनुष्य के संदर्भ में कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रकार का प्रदूषक क्यों है। दोबारा सुन लीजिए। मनुष्य के संदर्भ में कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रकार का प्रदूषक क्यों है। आपके 4 ऑप्शन है। इट इज रिएक्ट विद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। इट रिएक्ट्स विद सल्फर डाइऑक्साइड, यह सल्फर डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। इट रिएक्ट्स विद होमोग्लोबिन, यह होमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन डी है आपके पास इट मेक नर्वस सिस्टम इनएक्टिव, यह तंत्रिका तंत्र को अचेत करता है या निष्क्रिय करता है। आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब है इट रिएक्ट्स विद होमोग्लोबिन। यह मनुष्य के शरीर में जाकर खून के साथ मिलकर, होमोग्लोबिन के साथ मिलकर एक प्रकार का जहर बनाता है। जो कि होमोग्लोबिन क्या करता है, होमोग्लोबिन हमारे शरीर में खून के अंदर पाया जाता है। जो कि जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने पे हमारे शरीर में एक शुद्ध ऑक्सीजन का प्रवेश होता है और शुद्ध ऑक्सीजन हमारे होमोग्लोबिन के साथ मिलकर हमारे दिल तक जाती है और शरीर के अन्य हिस्सों तक जाती है, जहां हमारे शरीर में अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। वहीं उनमें से हमारा बॉडी पार्ट है ब्रेन, मस्तिष्क। मस्तिष्क को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड होमोग्लोबिन में मिक्स होती है और वह पूरे शरीर में जाती है, परंतु
ऑक्सीजन की मात्रा, हमारी ऑक्सीजन की मात्रा को प्रभावित कर देता है यह। यदि हमारे मस्तिष्क को अगर आधे घंटे तक या 1 घंटे तक ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपरली नहीं जाएगी, निश्चित मात्रा में नहीं जाएगी, तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा। हमारे शरीर, इससे कई केसों में मृत्यु भी हो जाती है। जैसे आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि अंगीठी रखकर दरवाजा बंद कर कर सो गए और अगले दिन सुबह उठे नहीं। इसी प्रकार से चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 68, क्वेश्चन नंबर 68। देखिए हमसे क्या पूछता है। प्रश्न संख्या 68 हमसे पूछता है, ऑयल स्पिल इज सीन इन विच इकोसिस्टम। तेल के कुएं इनमें से किस इकोसिस्टम में पाए जाते हैं या देखे जाते हैं। ऑप्शन ए है आपका डेजर्ट मरुस्थल में, ऑप्शन बी है ग्रासलैंड घास के मैदानों में, ऑप्शन सी है आपका फॉरेस्ट वनों में, ऑप्शन डी है आपका मरीन जलीय इलाकों में। देखिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं। जितने भी हमारे अरब देश हैं, खाड़ी देश हैं। खाड़ी देश का मतलब जो कि हमारे समंदर के नज़दीक वाले जितने भी देश हैं, जो कि अरब कंट्रीज हैं जिन्हें हम जानते हैं, सऊदी अरब वगैरह, इनके यहाँ तेल के कुएं सबसे ज़्यादा होते हैं। और तेल के कुएं सबसे ज़्यादा का मतलब ये खाड़ी देश है। खाड़ी देश का मतलब ये मरीन इकोसिस्टम में तेल के कुएं पाए जाते हैं। ओके, इस क्वेश्चन का सही जवाब है मरीन इकोसिस्टम। अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 69, क्वेश्चन नंबर 69। देखिए ये हमसे क्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर 69, बाय विच नेम द ब्रिक्स बैंक प्रेजेंटली नोन। वर्तमान में ब्रिक्स बैंक किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है आपका ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी है आपका एफ्रो एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन डी है आपका नो ऑप्शन इज करेक्ट, निम्न में से कोई नहीं। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक से और भी इस प्रश्न का सही उत्तर है न्यू डेवलपमेंट बैंक, परंतु इस बैंक से संबंधित कई प्रकार के और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पहले मैं आपको इस ब्रिक्स का मतलब समझा देता हूं, इससे भी रिलेटेड हमसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। ब्रिक्स में पहले बी का मतलब है ब्राजील, ओके। फिर आर का मतलब है रशिया, ऑप्शन आई का मतलब है इसके अंदर इंडिया, सी का मतलब है चाइना, और वहीं एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। इस प्रकार से ये ब्रिक्स सम्मेलन है। ब्रिक्स सम्मेलन हर साल होता है, ठीक है। अलग अलग साल अलग अलग देश इसको हेल्ड करते हैं, अलग अलग देशों में इसकी मेजबानी की जाती है। इससे इसी के बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इससे एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, SHANGHAI, शंघाई, जो कि चीन में है, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। और इससे रिलेटेड मैं आपका एक और ऐड कर देता हूं इसके अंदर क्वेश्चन, जो कि आपसे पूछा जाता है। आजकल ये एसएससी का ट्रेंड बना हुआ है, जो कि पूछता है वो सभी बड़ी से बड़ी बैंकों का या बड़ी बड़ी अथॉरिटीज के चेयरमैन का नाम जरूर पूछता है। इनके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है, सॉरी, इनका नाम है केवी कामत। ये एक भारतीय हैं, ये एक भारतीय हैं जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन हैं, और यह बैंक शंघाई चाइना चाइना में स्थित है। चलिए अपने अगले प्रश्न की संख्या नंबर 70, प्रश्न संख्या 70 पर चलते हैं। क्या पूछता है हमसे क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट डज पैरेलल इकोनॉमी मीन्स। समांतर समांतर अर्थशास्त्र या सॉरी समांतर अर्थव्यवस्था से क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए ब्लैक मनी, काला धन, ऑप्शन बी पैरेलल बिजनेस, समांतर व्यापार, ऑप्शन सी इलीगल इकोनॉमी, गैर कानूनी इकोनॉमी, गैर कानूनी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी नो ऑप्शन आर करेक्ट, इनमें से कोई नहीं। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ब्लैक मनी। ब्लैक मनी जो है एक प्रकार की समांतर इकोनॉमी होती है, समांतर अर्थव्यवस्था होती है, जिसके विषय में हमारी गवर्नमेंट के पास, हमारी सरकार के पास कोई लेखा जोखा नहीं होता, और इस पैसे का कोई भी टैक्स या ना तो इस पैसे से
हमारी जनता का कोई भला होता है, इसमें से ना तो 1 रुपए का टैक्स ना तो हमारी जनता को मिलता है और ना ही हमारी गवर्नमेंट को मिलता है, जिससे ये किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। ओके, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71 क्या पूछता है, हु इम्प्लीमेंट्स मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति कौन लागू करता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, हु इम्प्लीमेंट्स मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक पॉलिसी कौन लागू करता है। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन डी पार्लियामेंट। इस प्रश्न का सही उत्तर है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय रिजर्व बैंक। केंद्रीय रिजर्व बैंक ही है जो हमारी मौद्रिक नीति को लागू करता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 72 क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ मशीनरी दैट सेटल्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, निम्न में से कौन सा भाग, निम्न में से कौन सा भाग औद्योगिक कलह, औद्योगिक मतलब उद्योगों से जुड़े हुए मामले का समाधान करता है। ऑप्शन ए लेबर कोर्ट, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ऑप्शन सी वर्क कमेटी, ऑप्शन डी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। देखिए मैं इस प्रश्न को दोबारा रिपीट कर देता हूं, निम्न में से कौन सी इकाई या कौन इनमें से औद्योगिक कलह का निपटारा करता है। आपका ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 73 क्वेश्चन नंबर 73 देखिए क्या पूछा है हमसे ये, इन विच ईयर नागालैंड वॉज क्रिएटेड एज सेपरेट स्टेट, निम्न में से किस वर्ष नागालैंड को एक अलग से राज्य बनाया गया, नागालैंड राज्य का निर्माण हुआ, इनमें से किस ईयर में। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1963। आपके ऑप्शन थे 1961, 1962, 1963, 1964। एक बार इस प्रश्न को हम दोबारा रिपीट कर देते हैं, इन विच ईयर नागालैंड वॉज क्रिएटेड एज सेपरेट स्टेट, किस वर्ष नागालैंड को एक अलग राज्य बनाया गया। ऑप्शन ए है आपका 1961, ऑप्शन बी है 1962, ऑप्शन सी है 1963, ऑप्शन डी है 1964। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है 1963, 1963। 1 दिसंबर, अगर आपसे ज्यादा डीप में पूछेगा तो ये पूछ लेगा तारीख बताइए। यह 1 दिसंबर 1963 में इसका निर्माण हुआ, जो कि आसाम से अलग हुआ था ये। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 74 क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या पूछता है। देखिए इस प्रश्न को, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 74 74 देखिए क्या पूछता है। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट, केंद्रीय बजट को कौन बनाता है और कौन प्रदर्शित करता है निम्न में से। ऑप्शन ए है आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, आर्थिक मामलों का विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू राजस्व विभाग, ऑप्शन सी है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर व्यय विभाग, ऑप्शन डी है नो ऑप्शन इज करेक्ट, निम्न में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों का विभाग। चलिए अपने प्रश्न संख्या 75 की ओर चलते हैं हम। ये हमसे क्या पूछता है, हु प्रेसिडेंट ओवर इनऑर्गल मीटिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, भारत की संविधान सभा की उद्घाटन मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे। भारत की संविधान सभा के उद्घाटन में सर्वप्रथम अध्यक्षता किसने की। आपका ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी सरदार पटेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। देखिए मैं इसमें आपको कुछ बताना चाहता हूं, इस प्रश्न के अंदर या ये जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला, ये बार बार एसएससी से रिलेटेड पूछता है। हमारे संविधान का निर्माण, संविधान के निर्माण से लेके मतलब उसकी प्लानिंग से लेके, उसकी योजना बनाने से लेके, उसके इम्प्लीमेंट लागू होने तक के समय में जितनी भी गतिविधियां हुई हैं उनसे रिलेटेड एसएससी
कुछ ना कुछ अपनी किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर पूछता है। इसलिए प्लीज अपनी ये संविधान सभा का निर्माण और कैसे कैसे इन्होंने काम किया, क्या क्या किया, इसको जरूर पढ़कर जाएं, इसे छोड़कर ना जाएं। इससे 1 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 76 क्या पूछता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडॉप्टेड फ्रॉम मौर्यन डायनेस्टी इन द एम्बलम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार के प्रतीक में निम्न में से कौन सा प्रतीक मौर्य वंश से नहीं लिया गया? ऑप्शन ए है सत्यमेव जयते, ऑप्शन बी है बुल मतलब बैल, ऑप्शन सी है हॉर्स घोड़ा, ऑप्शन डी है फोर लॉयंस 4 शेर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सत्यमेव जयते। देखिए जो ये सत्यमेव जयते, आपने हमारे नेशनल एम्बलम तो देखा ही होगा, भारतीय प्रतीक तो देखा ही होगा, जिसमें ऐसे एक शेर यहाँ, एक शेर यहाँ, एक यहाँ और एक इसके पीछे होता है। ये हमारे 4 शेर होते हैं और एक नीचे चक्र होता है। इस चक्र पे हमारे पास 3 प्राणी छपे होते हैं। एक बीच में एक चक्र होता है, ठीक है, इस प्रकार का कोई चक्र होता है। इस तरफ एक घोड़ा होता है, इस तरफ एक बैल होता है और एक प्राणी इसके पीछे भी होता है। ये जो चिन्ह है, ये हमारा शेर जो है सारनाथ के खंबे से लिया गया है और ये सभी का सभी पूरा चिन्ह सारनाथ के खंबे से लिया गया है, सारनाथ पिलर से। और यहाँ इसके नीचे जो है ये जो चक्र बना है, इस चक्र के नीचे एक लाइन लिखी होती है सत्यमेव जयते। आप कभी 1 रुपए के सिक्के में देखना, उसमें नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। ये जो है सारनाथ पिलर से नहीं लिया गया, मौर्य वंश से नहीं लिया गया, बाकी सभी चीजें मौर्य वंश से ली गई हैं। सत्यमेव जयते फिर लिया कहाँ से गया, ये भी प्रश्न पूछता है एसएससी। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? यह है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये प्रश्न बार बार पूछता है, मुंडकोपनिषद। इसे याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए इसका। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 77 हमसे क्या पूछता है? प्रश्न संख्या 77 ये हमसे पूछता है, द फर्स्ट सेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन विच सिटी? भारत का भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ? भारत का पहली संविधान सभा का प्रथम सेशन किस शहर में हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बॉम्बे, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है कलकत्ता, ऑप्शन डी है दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली में ही प्रथम अधिवेशन हुआ था। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न प्रश्न संख्या 78 78 ये हमसे क्या पूछता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ विजयनगर एम्पायर? निम्न में से विजयनगर साम्राज्य का सबसे अच्छा नमूना क्या है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शन ए है अजंता, ऑप्शन बी है हम्पी, ऑप्शन सी है पुरी, ऑप्शन डी है सांची। इस प्रश्न का सही उत्तर है हम्पी। आपने विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य के बारे में सुना होगा। मैं थोड़ी सी डिटेल्स दे देता हूँ इसके विषय में। देखिए विजयनगर साम्राज्य जो था, ये 2 भाइयों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ये जो कि संगम वंश के थे, संगम वंश थे, संगम वंश के 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का, ये 2 भाई थे। इन्होंने मिलके, संगम वंश के 2 भाई थे, इन्होंने मिलके विजयनगर साम्राज्य जो कि आज प्रेजेंट में कर्नाटक में स्थित है, उसकी स्थापना की थी। और हम्पी उनकी राजधानी हुआ करती थी। उन्होंने हम्पी को अपनी राजधानी बनाया। हम्पी के आपने बड़े बड़े मंदिर जरूर आपने कभी टीवी में देखे होंगे, सुने भी होंगे। बाकी इनमें से जो 3 ऑप्शन है उनसे भी कई बार पूछ लेता है, उनके विषय में भी थोड़ा सा हम ऐड कर देते, बता देते हैं। ऑप्शन ए जो है अजंता, आपने अजंता की गुफाओं के बारे में जरूर सुना होगा। यह गुफाएं जो है महाराष्ट्र में औरंगाबाद नामक डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। वहीं जो आपका पुरी, पुरी जो है एक प्रकार
उड़ीसा का जिला है पुरी, जहां पर आपने सुना होगा जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी जो है विष्णु जी का बहुत बड़ा मंदिर है, जहां पर हर साल जगन्नाथ यात्रा, रथ यात्रा निकाली जाती है। यह सवाल भी आपसे पूछ सकता है। ऑप्शन डी है सांची। सांची स्तूप के नाम से आपने बहुत कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा, जो कि एमपी में स्थित है। एमपी के रायसेन जिले में सांची का स्तूप स्थित है। यह प्रश्न भी आपसे कई बार एसएससी पूछ चुका है पीछे। चलिए हम अब ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 89, क्वेश्चन नंबर 79 क्या पूछता है? तक्षशिला वॉज द कैपिटल अमंग द 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों में से तक्षशिला किसकी राजधानी हुआ करती थी? प्रश्न संख्या ऑप्शन है आपका ए कौशल, ऑप्शन बी कुरु, ऑप्शन सी वज्जी, ऑप्शन डी गांधार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी गांधार। देखिए गांधार जो है, तक्षशिला गांधार की राजधानी हुआ करती थी। प्रेजेंट में, वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी, आपने बहुत नाम सुना होगा इसका, ठीक है। यह गांधार की राजधानी हुआ करती थी। यहीं से हमारे जो कौटिल्य, जो आपने सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कहे जाते हैं, कौटिल्य चाणक्य जो जिनके नाम हैं, वो यहीं से पढ़े हुए थे। वो यहीं के एक स्टूडेंट रहे हैं, छात्र रहे थे। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 80, क्वेश्चन नंबर 80 क्या पूछा है? हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? भारत में मुगल शासन के संस्थापक कौन थे? ये तो बहुत आसान सा सवाल है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी इसका सही उत्तर देंगे। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है शाहजहां। इस प्रश्न का मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को उत्तर आता होगा, क्योंकि ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। और मुगलों की जो स्थापना की थी हमारे देश में, वो की थी बाबर ने। ओके, इससे रिलेटेड और भी कई क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। बाबर ने मुगलों की स्थापना किस युद्ध के बाद की थी? मुगलों की स्थापना इसने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में किसके साथ हुआ था? इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी को हराकर इन्होंने मुगल वंश की स्थापना की थी भारत में। वहीं प्रश्न पूछा था पानीपत के युद्ध से दूसरा युद्ध कब हुआ था? दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। यह किस किस के बीच हुआ था? यह हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। हेमू जो है रेवाड़ी का अंतिम, भारत का अंतिम हिंदू शासक रहा है, जिसके साथ यह युद्ध हुआ था। और इसमें हेमू को पराजित किया था अकबर ने। अकबर उस समय सिर्फ 14 वर्ष के थे, जो कि बैरम खां के संरक्षण में इस युद्ध को जीते थे। वहीं तीसरा युद्ध हमसे जो पूछा जाता है, जो कि हुआ था 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। यह किस किस के बीच में हुआ था? यह हुआ था मराठाओं और दुर्रानी के बीच में। मराठा और दुर्रानी के बीच में हुआ था यह युद्ध। इसमें प्रश्न संख्या 81 हमसे इसमें क्या पूछा गया है? वेयर डिड वास्को डिगामा इन इंडिया 1498 कम? ये प्रश्न थोड़ा सा अधूरा हुआ है, लेकिन मैं हिंदी में आपको बता देता हूं। वास्को डिगामा भारत में, पहला तो प्रश्न कभी भी पूछा जाता है, इसमें दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाता है कि वास्को डिगामा भारत कब आया? उसका सही उत्तर है 1498। ओके, फिर आपसे वो पूछता है वास्को डिगामा भारत 1498 में कहां आया? सबसे पहले उसने कहां लैंड किया, कहां पर उतरा? ऑप्शन ए है मद्रास, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी है कालीकट, ऑप्शन डी है बॉम्बे। इस प्रश्न का सही उत्तर है कालीकट। कालीकट जो है आज वर्तमान में केरल में स्थित है, जिसको आज हम कोझिकोड के नाम से जानते हैं। यह कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। ओके, यह केरल में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 82 क्या पूछा गया है हमसे? प्रश्न संख्या 82 में हमसे पूछता है अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सीडेड टू ब्रिटिश? निम्न में से अंग्रेजों को क्या सौंप दिया गया श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार? श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार इनमें से कौन सी वस्तु, कौन सी जगह अंग्रेजों को दे दी गई? यह था। ऑप्शन आपके हैं चार ऑप्शन। ऑप्शन ए है मैसूर, ऑप्शन बी हम्पी, ऑप्शन सी कुन्नूर, ऑप्शन डी मालाबार।
देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मैसूर। यह मैसूर जो यह युद्ध हुआ था, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था यह युद्ध। इसमें टीपू सुल्तान हार गया था और इसलिए मैसूर की गद्दी अंग्रेजों को देनी पड़ी। ठीक है। मैं अब टीपू सुल्तान से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान को और क्या कहा जाता था। इसे मैसूर का शेर कहा करते थे। मैसूर का शेर, इसे मैसूर का शेर कहा करते थे। यह बहुत फेमस था। चलिए इससे आगे चलते हैं। इससे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम मिसाइल, भारत में सर्वप्रथम रॉकेट बम किसने इस्तेमाल किए। रॉकेट नामक तोप, तोप कह लीजिए, रॉकेट तोप किसने इस्तेमाल की। उसका इस्तेमाल मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के पिता ने किया था, परंतु उसका असली प्रयोग जो किया था टीपू सुल्तान ने किया था। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 83, 83। ये हमसे क्या पूछता है। प्रश्न संख्या 83 में पूछा है बाय व्हाट नेम इज द गंगा नॉन इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जाती है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी मेघना। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका पद्मा। पद्मा के नाम से बांग्लादेश में गंगा को जाना जाता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 84, क्वेश्चन नंबर 84। हमसे क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट खरीफ क्रॉप। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। उसने नहीं पूछा है, नहीं। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। आपके ऑप्शन ए है मेज एंड राइस, मक्का और चावल, ऑप्शन बी अरहर और सोयाबीन, ऑप्शन सी व्हीट एंड बार्ले, गेहूं और बाजरा, ऑप्शन डी रागी, ज्वार और ग्राउंडनट मतलब मूंगफली। देखिए ये हमेशा क्वेश्चन सभी बच्चों को कंफ्यूज करता है, बट पहले मैं इसका आंसर बताऊंगा, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ चीजें बताऊंगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है खरीफ। खरीफ मतलब वो फसलें जो कि हमारे सर्दियां मतलब अक्टूबर सितंबर तक उन्हें काट लिया जाता है। दिवाली से पहले पहले तक उन्हें काट लिया जाता है, वो खरीफ फसलें होती हैं। यानी कि गर्मियों में उनकी बुवाई होती है और सर्दियों में दिवाली से पहले पहले तक उनकी कटाई हो जाती है। यानी कि आपके पास दीपावली के आसपास जो जो चीजें आती हैं खाने को आपके घरों में या आपके गांव से या गांव में जिनकी कटाई हो जाती है, उन्हें हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। जैसे कि रागी एंड ग्राउंडनट। मूंगफली आपने खाई होगी, सर्दियों में आती है। ऑफ कोर्स वो गर्मी में उगाई जाती है इसलिए सर्दियों में आती है, इसलिए वो खरीफ क्रॉप है। ऐसे ही अरहर और सोयाबीन की जो दालें होती हैं, ये भी नई फसल, इनकी कटाई होती है सर्दियों में ही। ठीक है। ऐसे ही ये मक्का और राइस, मक्का और चावल जो है, इनकी नई फसलें जो कटाई होती है मक्का, ये सब सर्दियों में आता है। मतलब अक्टूबर के आसपास आती है इनकी नई खेती। मतलब कटाई जो है इनकी अक्टूबर में हो चुकी होती है और आपके लिए बाजार में उपलब्ध होती है। बचता है वीट, गेहूं। गेहूं का आपने अक्सर, अगर आप ग्रामीण इलाकों से थोड़ी बहुत ताल्लुक रखते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि होली के आसपास इसकी कटाई हो जाती है। जो कि आपने सुना होगा पंजाब में बैसाखी जो होती है अप्रैल में मनाई जाती है, वो इसीलिए मनाई जाती है क्योंकि यह एक गर्मियों का सीजन है। मतलब सर्दियों में उगाया जाता है और गर्मियों में इसकी कटाई होती है। यह एक रबी क्रॉप है, रबी की फसल है। ओके। अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 85 हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। हाउ मेनी सेस्मिक सेंटर्स, हाउ मेनी सेस्मिक स्टेशंस आर रिक्वायर्ड टू लोकेट द एपिसेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक। किसी भूकंप के केंद्र को नापने के लिए कितने भूकंपीय स्टेशनों की सहायता होती है, कितने जरूरत होती है। आपके तीन ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 1। देखिए किसी भी अर्थक्वेक या कोई भी चीज है हमारी, आपने थोड़ा बहुत मैथ में पढ़ा होगा, या कभी 10वीं तक भी गणित पढ़ा होगा, तो उसमें आपने एक चीज पढ़ी होगी। किसी भी चीज का अगर हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसको दो चीज में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स और वाई में। ठीक है। परंतु एक्स वाई सिर्फ 2D के दो आयातों में नापने के लिए होता है, लेकिन हमें तो पृथ्वी के नीचे ही हमारा अर्थक्वेक आता है जो कि 3D हो गया। पृथ्वी के ऊपर होता तो एक्स और वाई में हम देख लेते, बट वो जो होता है कुछ गहराई में होता है, जमीन में धरती के अंदर किसी गहराई में होता है, इसलिए यह हमें 3D की जरूरत पड़ती है।
3D में हम उसका बता पाते हैं कि पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर अंदर। जैसे हम बताए थे अभी कुछ दिनों पहले ये भूकंप आया था, हमने बताया कि रोहतक में उसका केंद्र था, परंतु वो कैसे पता किया होगा? रोहतक मतलब एक्स और वाई से तो रोहतक पे पहुंच गए, लेकिन वो लोकेशन तो मिल गई, परंतु वह रोहतक में जमीन से कितना नीचे था वो लोकेशन कैसे मिलेगी? वो लोकेशन मिलेगी हमें इस जेड जेड सेंटर से। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, 3D में जितनी भी चीजें मेजरमेंट की जाएंगी, जो भी पढ़ा जाएगा, वो एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट्स, तीन संख्याओं से मिलकर बनेगा। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 3। चलिए आज के हम अपने क्वेश्चन नंबर 86 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 86 पूछता है एमपी शेयर्स इट्स बॉर्डर विद हाउ मेनी स्टेट्स। मध्य प्रदेश इनमें से कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 3। देखिए, हम आपकी काउंटिंग भी करा देंगे, बट इसका पहले ऑप्शन एक रट्टा मारिए। इस प्रश्न का उत्तर जो है, इस प्रश्न का उत्तर का सही उत्तर है 5। इस 5 को कैसे याद रखें? ये एमपी है। ओके, ये कोई एमपी है, ठीक है, ये एमपी है। 5 कैसे याद रखना है? एक राज्य तो इसके इस कंधे पर है, दूसरा राज्य इसके इस कंधे पर है, ये शोल्डर्स हैं इसके कंधे, और एक राज्य इसके इस हाथ के सामने है, एक राज्य इसके इस हाथ के सामने है, और ये खुद एक राज्य के ऊपर बैठा है। हो गए ना 5? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इस फोटो को अपने दिमाग में छाप लीजिए। ये एक तरीका हो सकता है कि अगर आपको एक नंबर मिल जाए। कोशिश तो मैं यही करूंगा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देकर, कि आपका कहीं भी इस प्रकार का एक नंबर ना कटे। तो मैं इन राज्यों के नाम भी बता देता हूँ। ये जो राज्य है ये है राजस्थान, ठीक है। आप एक बार अपना पॉलिटिकल मैप भी देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ये है राजस्थान, ये है यूपी, उत्तर प्रदेश, ये है गुजरात, ठीक है, और ये है आपका छत्तीसगढ़, और ये है आपका महाराष्ट्र। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये दोबारा देखना पड़े, क्या पता फ्यूचर में इसका काम आए, आपको दोबारा देखना पड़े। सो प्लीज़ आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 87, क्वेश्चन नंबर 87 हमसे क्या पूछा गया है? प्रश्न संख्या 87 पूछता है पालघर ज्वाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। निम्न में से कौन से दो राज्यों को पालघर जोड़ता है? पालघर एक प्रकार का दर्रा है, बीच में से दो स्टेट के बीच में से जाता है और इन दोनों राज्यों को जोड़ता है। आपके ऑप्शन है गोवा और महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है केरला कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु केरल, ऑप्शन डी है मिजोरम एंड मणिपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु। इसके लिए भी मैं बता देता हूं आपको, तमिलनाडु और केरल के बीच में यह स्थित है, ये दोनों को जोड़ता है। और इसको थोड़ा सा याद करने का तरीका भी एक बता देता हूँ, इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए क्या है, ये है आपका केरल, मान लीजिए, और ये है आपका तमिलनाडु, ठीक है। यह इन दोनों के मध्य में स्थित है, ये इन दोनों राज्यों को जोड़ता है। वहीं पर ये नॉर्थ है, नॉर्थ में यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसे हम नीलगिरी की पहाड़ियां बोलते हैं, आपने सुना होगा इनका बहुत नाम, नीलगिरी। यह नीलगिरी की पहाड़ियां हैं इधर, जबकि इसके साउथ में जो है अन्नामलाई पहाड़ है, अन्नामलाई। यहाँ अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, और इसके लेफ्ट साइड में बाएं बाएं तरफ केरल है और इसके दाएं तरफ तमिलनाडु है। ये इस प्रकार का एक बीच में दर्रा है जो कि इन दोनों को जोड़ता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 88 हमसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी रेगुलेट्स एनपीएस। निम्न में से कौन सा प्राधिकरण एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम को नियंत्रित करता है? दोबारा सुन लीजिए इस प्रश्न को। निम्न में से कौन सा प्राधिकरण निम्न में से कौन सा प्राधिकरण नेशनल पेंशन स्कीम को निर्धारित करता है या रेगुलेट करता है? ऑप्शन ए है इरडा आईआरडीए, ऑप्शन बी है पीएफआरडीए, ऑप्शन सी है एसएबीएलए, ऑप्शन डी है बीबीपीएस। देखिए आपसे दो से रिलेटेड ज्यादातर पूछ लेता है,
आपका इस प्रश्न का सही उत्तर है पीएफआरडी। पीएफआरडीए की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है वो आपसे। इसकी फुल फॉर्म होती है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। दोबारा सुनिए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। वहीं ऑप्शन ए इरडा आपसे पूछ लेगा कभी, इसका होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 89, क्वेश्चन नंबर 89। ये हमसे क्या पूछता है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में खेला जाएगा? वर्ष 2022 में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप किस देश में होगा? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है स्पेन, तीसरा है यूक्रेन, चौथा ऑप्शन है डी कतर। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है कतर। मैं आपको जैसा कि हर वीडियो में एक ही बात बार बार बताता हूं कि जब भी मेरे सामने कोई राज्य आएगा या फिर कोई कंट्री आएगी तो मैं उस राज्य के सीएम और गवर्नर जरूर बताऊंगा। और वहीं अगर कोई देश आता है तो उस देश की राजधानी और उसकी करेंसी, मुद्रा, इनके बारे में जरूर बात करेंगे। चलिए इनके बारे में बताते हैं आपको। कतर की राजधानी जो हमसे पूछी जाती है ये है दोहा। कतर की राजधानी है दोहा। वहीं इसकी जो करेंसी पूछी जाती है यहां चलती है कतरी रियाल। कतरी रियाल। मैंने कल भी आपको एक प्रश्न कराया था, उसमें आपसे पूछा गया था ईरान की राजधानी और ईरान का ईरान में कौन सी करेंसी चलती है और ईरान की राजधानी क्या है। उसका आप उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि ये कतर, दोहा, सऊदी अरब, ये सब जो करेंसी हैं ये मतलब ये जो सभी देश हैं ये खाड़ी के देश हैं और ये सारे देश एक दूसरे के आसपास हैं और ये सब थोड़ी मुस्लिम कंट्रीज हैं और यहाँ पर एक जैसी मुद्राएं चलती हैं, इसीलिए मैं आपको इनको बार बार रिकॉल करा रहा हूँ। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह अगला हमारा अंतिम प्रश्न है। यह अगला अंतिम प्रश्न आपके सामने आने वाला है। देखिए क्या कहता है अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 90 किताब द आइडिया ऑफ जस्टिस। दोबारा सुनिए, यह किताब द आइडिया ऑफ जस्टिस किसके द्वारा लिखी गई है? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है रविंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी ममता बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर डी अभिनव बिंद्रा। देखिए किताबों से एक ना एक आपका प्रश्न जरूर बनेगा, एक नंबर आपका जरूर आएगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं बार बार कि किताब हो गया, पहाड़ियां हो गई, नदी हो गई, कौन सा राज्य किससे अपनी अपनी सीमाएं साझा करता है, इन सभी से ज्योग्राफिकल मैप्स आप देखते रहिए। भारतीय पॉलिटिकल मैप आवश्यक रूप से देखते रहिए, समय समय पर देखते रहिए, इससे आपके ब्रेन में वो छप जाएगा और आपका नंबर नहीं कटेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है अमर्त्य सेन। यह अमर्त्य सेन की एक फेमस किताब है द आइडिया ऑफ जस्टिस। और इनके विषय में थोड़ा सा बता दूं, इनकी और भी कई किताबें आती हैं। ये थोड़े अर्थशास्त्र से जुड़े हुए हैं और ये हमारी नालंदा विश्वविद्यालय के डीन भी रह चुके हैं। इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ठीक है, इकोनॉमी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यही हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और यदि आपको आपने हमारी वीडियो के डेली जो भी जीके क्लास होती है इससे पहले वाले कोई भी लेक्चर नहीं देखे, कोई भी क्लास नहीं अटेंड की है, तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा या आपको एंड स्क्रीन पे जरूर मिल जाएगा। सो प्लीज आप पहले वो भी देखिए और डेली कोशिश कीजिए कि आप रोजाना इसी समय पर आप क्लास को ज्वाइन कर सकें और फायदा उठा सकें, क्योंकि हमें पता है अब एसएससी के जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बाकी हैं और जीके कोई एक ऐसा विषय नहीं है जिसे आप एक दिन में तैयार कर सकें। इसे तैयार करने में कई महीनों महीनों लग जाते हैं और एक दिन में नहीं कर पाएंगे आप ये सोचें कि अंतिम एक महीने में आप सब कुछ कवर कर लें जीके का, तो इम्पॉसिबल। बाकी और किसी चीज का जरूर कर सकते हैं परंतु इसका कवर नहीं कर सकते, इसलिए आपको मैं ज्यादा लोड नहीं दे रहा हूं। प्रतिदिन हम इसके सिर्फ और सिर्फ 30 प्रश्न कर रहे हैं जिससे आपके ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। तो चलिए आज इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो देखने के लिए।